नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टूडियो से। बातें बहुत है क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। आप इसको क्वार्टर फाइनल मान सकते हैं, आगे चल के सेमीफाइनल भी होगा और 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, कांग्रेस में हम देख रहे हैं कई किस्म की बातें आ रहे हैं। पंजाब में निश्चित रूप से चुनाव में जीत हासिल हुई, पर गोवा की अगर बात करें तो विश्वजीत राणे ने आज कह दिया है कि वो नाखुश है कांग्रेस हाईकमांड से। साथ में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दो जगह से लड़े और हार गए, ये भी सूचित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की इन राज्यों में स्थिति ठीक नहीं थी। पर छत्तीसगढ़ में क्या होगा? भाजपा फतेह कर पाएगी या 3 बार के भाजपा सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में? इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में। उससे पहले बात करते हैं और जो भी चीज़ें बात करेंगे, मैं एक पैकेज आपको दिखाना चाहता हूं। आइए देखिए पहले ये पैकेज, उसके बाद प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये पैकेज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार बनाने से चूक जाना क्या कांग्रेस में अंतर कलह को बढ़ावा देगा? देखिए, जब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान श्री भूपेश बघेल जी संभाले हैं, तब से कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर किसानों के बोनस का मामला हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय का मामला हो, या फिर राज्य की जल जंगल जमीन का सौदेबाजी का मामला हो, कांग्रेस ने बड़े मुखर तरीके से इन सारे मामलों को उठाया है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कांग्रेस मात्र 0.72% मतों से पीछे रही है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करने जा रही है। वहीं भाजपा में मिशन यूपी फतेह करने पर और गोवा, मणिपुर बोनस मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उन्माद है। ऐसे में 2018 में छत्तीसगढ़ में क्या होगा? अभी जो रिजल्ट आया है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत है। निश्चित रूप से 2.5 वर्ष पहले मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2.5 वर्ष की जो उनकी कार्य योजना है, उनके कार्य योजना को देखोगे तो उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की। आम जो घरेलू आवश्यकता है, जनमानस की जो अपेक्षा है, और उनके जीवन में हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, सामान्यतः इन बातों को लेकर के जो कार्य योजना बनाई गई, उस कार्य योजना के बाद में अभी जो प्रदेशों के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मोदी जी जिस प्रकार से लोकसभा में जनता ने विश्वास किया था, मुझे लगता है उससे ज़्यादा विश्वास इस कार्य योजना के आधार पर, उनके क्रियान्वयन के आधार पर, उन नीतियों के आधार पर इस देश की जनता ने किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो फासला है वो 1% से भी कम है। पंजाब की जीत की सांत्वना लेकर राहुल गांधी पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल को नई रणनीति के साथ मिशन 2018 की तैयारी के लिए कह रहे हैं। वहीं सीएम रमन सिंह ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और हर ग्राम पंचायत तक चुनाव से पहले पहुंचना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत सारे दावे किए गए हैं, पहले भी किए गए हैं, 2003 में, 8 में, 13 में और 18 में भी करें। मेहनत करें, बस मैं देखूंगा। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में वहां की सरकारों के खिलाफ जनादेश मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखा। देखना है इन चुनावों के नतीजों से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल कुछ सीखेंगे और नई रणनीति बनाएंगे या पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे। प्रकाश चंद्र होता, ईटीवी न्यूज, रायपुर। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लोगों को उम्मीद हो रहा था, लोगों में ये कयास लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बट 2003 के चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी को नेगेटिव, भले ही नेगेटिव वोट मिला हो, पर सरकार बनी भाजपा की। और उसके बाद 2008 में, 2013 में भाजपा को
रिपीट सरकार बनी, कंटिन्यूअसली 3 बार की भाजपा की सरकार बनाकर रमन सिंह यहां पर एक बड़ा इतिहास रच दिए। साथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच को जो लड़ाई है, जो जंग है, उसका गैप कम होता रहा। पर जिस हिसाब से अगर हम बात करें कि दोनों के बीच की जो फासला है 1% से भी कम है, क्या आने वाले दिनों में इस स्थान का परिवर्तन होगा? क्योंकि 1% से भी कम वोट का मतलब होता है कुछ लाख वोट में सरकार बन रही है या सरकार में आने से चूक रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा पे जाने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आज एक बेहतरीन पैनल है। इस पैनल में हमारे साथ जो सदस्य हैं, आज आपको दर्शकों को मैं परिचित करा देता हूं। हमारे साथ है कांग्रेस के महामंत्री, आजकल युवा कांग्रेस का पूरा काम देखने वाले शैलेश नितिन त्रिवेदी। साथ में भाजपा के हैं संजय श्रीवास्तव, संजय जी प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ है सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ को बहुत करीबी से देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ की राजनीति का पैनी नजर रहती है सुनील कुमार की। तीनों हमारे मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी से ही जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से पंजाब को छोड़ दें तो उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, क्या कांग्रेस रणनीति में बदलाव कर रही है 2018 छत्तीसगढ़ के चुनाव में? शैलेश जी, मैं ये नहीं मानता कि मणिपुर और गोवा में हमारी हार हुई है। हमें ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन हम सरकार नहीं बना सके, चाहे इसके लिए राज्यपाल के आमंत्रण को या चुनाव के बाद वहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त के आरोप लगे, इसे आप जिम्मेदार माने। मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से इन चुनावों ने कांग्रेस के आगे एक चुनौती खड़ी की है। इस चुनौती को हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन बखूबी समझ रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि विगत 3 चुनावों से हम बहुत कम मतों के अंतर से ही सही, लेकिन चुनाव हार रहे हैं। राजनीति में 51 का अर्थ 100 होता है और 49 का अर्थ 0 होता है। हम लोग इन चुनावों में हम पुनः हार की स्थिति का सामना न करें, इससे निपटने के लिए बखूबी रणनीति बना रहे हैं। सारे मोर्चा संगठनों के कार्य बांटे जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनावी परिस्थितियां हैं, बस्तर में जिस प्रकार से सरकारी आतंकवाद, प्रशासनिक आतंकवाद लोगों ने देखा, सरगुजा की जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, मैदानी इलाकों में जिस तरीके से किसानों के हितों की उपेक्षा की गई है, छात्रों और युवाओं को जिस तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है, 42,335 शिक्षकों के पद स्कूलों में रिक्त हैं, कॉलेजों में प्राध्यापकों के अधिकतम पद रिक्त हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। 23 तारीख को युवक कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, उसको लेकर। तो इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, सरकार के द्वारा शराब बेचने का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है, इन सारे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाते हुए कांग्रेस विधानसभा चुनाव तक जाएगी और इन चुनावों में जनता के समर्थन के आधार पर सफलता भी प्राप्त करेगी। संजय जी, 2003 से 2008 चुनाव तक आते आते आप लोगों ने 1 रुपया पे चावल बेचने लगे। ये कहा गया कि 1 रुपया का चावल, फोकट का नून, भाजपा ला चून। अब 2017 आते आते शराब की दुकानें सरकार लगाने लगी। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और राजनीति में शराब बेचना कितना मदद करेगा? देखिए, जिस वर्ष 2003 की आपने बातचीत की, उसके पहले हम मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में रहते हुए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये शायद हम सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। और चूंकि ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण स्थान छत्तीसगढ़ का होता था और ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। एक लंबे समय से मांग थी कि छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग, कांग्रेस ने इसको अनदेखा किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। ये अलग बात है कि संख्या बल के आधार पर हमारी सरकार पहले 3 वर्ष नहीं बन पाई और कहते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि कांग्रेस ने उपेक्षा तो यहां पर की, लेकिन वो 3 वर्ष का जो ऐतिहासिक कार्यकाल कांग्रेस का रहा,
शायद उसको देश और दुनिया के लोग आज भी उसको याद करके भय से आतंकित हो जाते हैं। हमारे सामने चुनौती आई 2003 में, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, कारण जैसा भी हो, जो कैलकुलेशन करे, लेकिन हमारी सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद एक बेहतर सरकार, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ का विकास किस तरीके से हो, चूंकि छत्तीसगढ़ ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि लगातार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार काम कर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। क्योंकि हमारा राज्य में विकास तो आवश्यकता थी, लेकिन उससे पहले कहीं जो गरीब क्षेत्र कहलाता था छत्तीसगढ़, जो ट्राइबल क्षेत्र कहलाता था, उनकी क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम किस तरीके से कर सके। और मुझे ऐसा लगता है जिस पीडीएस को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया, वो आज देश और दुनिया के अंदर में एक चर्चा का विषय बना है। दूसरे राज्यों के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के राज्य के लोग आकर यहाँ पर पीडीएस की प्रणाली को देखते हैं और वो उसको वहां पर लागू करते हैं। इसलिए एक बेहतर प्रणाली का हमको लाभ मिला। और जैसे जैसे चुनाव 2008-2013 हमने नई नई योजनाओं को लाया, बहुत सारी योजनाओं का क्षेत्र के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई राजधानी, तमाम प्रकार की चीजों को काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर तरीके से सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश के अंदर में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने इस बात को कहा। और मैं ये भी कहता हूं कि कांग्रेस ने 50 सालों तक विकास का काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने विकास के मॉडल को प्रदर्शित किया कि 5 साल में कोई सरकार किस तरीके से काम कर सकती है। और उसका परिणाम हमको मिला कि आशीर्वाद मिला, और लगातार 3 बार इस प्रदेश के अंदर में जनता का आशीर्वाद मिला। जहां इसका परिणाम तो ये नहीं होता है ना कि आप शराब दुकान में शराब बेचेंगे। मैं शराब पे आ रहा था। देखिए, शराब का मामला ऐसा है कि शराब एक ऐसा शब्द है कि उसको सामाजिक रूप से या किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति उसको अच्छा नहीं कहता। ये हम लोग सामाजिक तौर पर, घरेलू तौर पर, पारिवारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और हर एक स्तर पर जानते हैं। तो यहां तक कि क्यों नहीं कराते? मैं बात कर रहा हूं, यहां तक कि शराब पीने वाला व्यक्ति भी विरोध में खड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए, देश की आजादी के बाद सरकारें बनी है, देश के अधिकांश राज्य, लगभग पूर्ण राज्यों में पहले शराब बिक्री एक व्यवस्था के अंतर्गत मैं कह लूं उसको, या सामाजिक या जो भी कारण रहा, या रेवेन्यू, जो भी जिस तरीके से देख लें तो। लेकिन शराब की यदि दुर्व्यवस्था जिस तरीके से राज्यों के अंदर में बढ़ी, उसमें फिर सरकार धीरे धीरे करके समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज भी देश की आजादी के 70 सालों के बाद पूर्ण रूप से देश के अंदर में सभी राज्यों के अंदर में शराबबंदी नहीं हुई है। लेकिन हमें अन्य राज्यों से मतलब नहीं है। जहां तक छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर था, जो आदिवासी बेल्ट था, ये आप जानते हैं, इसके सपोर्ट में भी वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं के भी आए हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, वहां तो परंपरा, तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन हमारी सरकार पिछले 2-3 वर्षों से शराबबंदी की ओर धीरे धीरे करके एक बात आगे बढ़ रही है। बीच में एक चीज रखूंगा, आदिवासी अगर शराब पीते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। भैरमगढ़ में, एक सेकंड, भैरमगढ़ में फिर आपने विदेशी शराब दुकान क्यों खोले? वहां तो देसी शराब होता। कभी भी आदिवासी, देखिए आदिवासी का नाम लेकर देखिए शराब, सारा चीज। मैं आपसे पहले सुनील कुमार जी से ही जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पार्टी लाइन पे कांग्रेस और भाजपा बोलेंगे। सुनील कुमार जी, अगर आदिवासी के नाम पर ही शराब का पूरा पॉलिसी बनता है तो भैरमगढ़ में फॉरेन लिकर सब क्यों बिकता है? और फॉरेन लिकर सब क्यों खुला जाता है? जहां अस्पताल नहीं खुला जाता, कॉलेज नहीं खुला जाता है, वहां पर विदेशी शराब का दुकान खुला जाता है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, शराब का मुद्दा जो है उसको लेकर जन धारणा बहुत साफ है। आम जनता इससे नफरत करती है और शराब का धंधा करने वाले जो हैं उनको शराब माफिया, शराब कोचिया, तमाम किस्म की गाली जैसे शब्दों से उनको याद किया जाता है। ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है कि इतना अलोकप्रिय काम जो है इसको करने की छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसी कौन सी बेबसी आ गई थी कि जो इस काम को वो कर रही थी। और ख़ासकर तब जब भाजपा ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे, और पिछले सालों में लगातार मुख्यमंत्री ने और लोगों ने यह कहा था कि हम ग्रेजुअल शराबबंदी करेंगे यहाँ पे। अब ग्रेजुअल शराबबंदी करते करते आखिरी के 2 वर्षों के लिए सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए झोंक रही है। एक इतना बड़ा सरकारी ढांचा खड़ा कर रही है जो कि अगर शराबबंदी होगी तो वो ढांचा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। और इस 2 साल के बाद तो इस सरकार का कोई हक भी नहीं है उसके बाद के लिए ऐसा एक ढांचा खड़ा करना जो खुद आपकी घोषणा के मुताबिक बंद होने वाला धंधा है। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल परे का ये फैसला है राज्य सरकार का। और थोड़ी देर पहले जो आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच पिछले चुनाव में इस राज्य में 1% से कम वोटों का फासला था जी, मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि शराब के कारोबार को करते हुए ये सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ये लोकप्रियता को कितना खोएगी। क्या इस 0.25%, 1% से कई गुना अधिक ये लोकप्रियता पा चुकी है इसकी घोषणा करके?
और आने वाले 2 वर्षों में इससे कितना नुकसान होगा, तो मैं ये अंदाज नहीं लगा पा रहा हूँ कि किस नफ़े के लिए ये काम किया जा रहा है। सरकार को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कोई अर्जेंसी नहीं थी कि इसके किए बिना प्राइवेट शराब से, प्राइवेट ठेकेदारों से लोग मर रहे हैं, कोई जहरीली शराब बिक रही है, ऐसा नहीं था यहाँ पे। तो शराब के मुद्दे पे मेरा कहना है। दूसरा, आपने जो कहा कि आदिवासी इलाकों में विदेशी शराब क्यों बेची जाए, अगर उनको उनकी संस्कृति के हिसाब से उन्हीं के गवाही देकर अगर धंधा चलाया जा रहा है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी भी आधुनिक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उनको ये कहें कि आप अपनी संस्कृति के हिसाब से केवल हाथ की बनाई हुई शराब पियो, ये थोड़ा ज्यादती होगी। इसलिए अगर मेरा कहना है सुनील जी, मैं इसीलिए इस चीज को कहा कि हर बात पे यही दुहाई दी जाती है कि छत्तीसगढ़ में 36% लोग या 32% लोग आदिवासी हैं और वो क्योंकि शराब पीते हैं इसीलिए शराब रखना जरूरी है। मैं कहता हूं अगर शराब पीते हैं ये बहाना देकर, ऐसा नहीं है कि जो गैर आदिवासी इलाका है वहां शराब की खपत नहीं होती। लेकिन आज मुद्दा आदिवासी इलाके में अंग्रेजी शराब या शहरी शराब बेचने का नहीं है। आदिवासियों को उनकी परंपरा संस्कृति के हिसाब से सीमित मात्रा में शराब बनाने की एक कानूनी छूट मिली हुई है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि हिंदुस्तान सब जगह पे मिली हुई है, सभी जगहों पे मिली हुई है। देखिए, हम लोग जैसे मुद्दा की अगर बात करें, हम आज चर्चा कर रहे हैं प्राइम डिबेट में कांग्रेस और भाजपा की रणनीति की, पर समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले मैं सबको बता देता हूं, प्राइम डिबेट में आज एक छत्तीसगढ़ की क्या मुद्दा होगा मिशन 2018 की, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है प्राइम डिबेट में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिशन 2018 की। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं, काफ़ी मुखर हैं, पर साथ में कांग्रेस के बड़ा रणनीतिकार के साथ वो जानते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। शैलेश जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जिस हिसाब से नेशनल परिदृश्य में अगर देखें, मणिपुर में चूक हो गई, गोवा में चूक हो गई, बाजी कोई और मार लिया, साथ में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 2 जगह पर लड़ते हैं और दोनों जगह पर हार जाते हैं। क्या ये जिस हिसाब से लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाने का कारण है, या फिर पार्टी की जिस हिसाब से बदलती रणनीति है, सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी आए, ट्रांजिशन फेज में इस तरह की चीज़ें होते हैं, वही हो रहा है? शैलेश जी। सोनिया जी उपचार के लिए इस समय अमेरिका गई हुई हैं, वे 26 मार्च को वापस आ जाएंगे। देखिए, कांग्रेस ने अगर उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में रही, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से बेहतर किया लेकिन हार गई, मणिपुर और गोवा में हमने बीजेपी से बेहतर किया और हम पंजाब में जीते। इसका ये अर्थ है कि उन राज्यों का जो नेतृत्व था, पंजाब में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बिसात बिछाई गई, जिस तरीके से पंजाब में नशे का मुद्दा, उड़ता हुआ पंजाब, ये स्लोगन लगातार परिचित था लोगों के बीच में, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा कंबाइन का, तो पंजाब में जो परिस्थितियाँ थी, पंजाब में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। तो छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के किसानों के मुद्दे, यहाँ के महिलाओं के मुद्दे, बस्तर के मुद्दे, सरगुजा के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे। मैं एक सेकंड रोकूंगा शैलेश जी, अगर हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, तो उससे पहले एक स्थायित्व की बात करें। उड़ीसा की बात करें, पड़ोसी राज्य है, 3 वहां पे पीसीसी अध्यक्ष बदल चुके हैं, स्थायित्व नहीं रहेगा तो संगठन कैसे चलेगा? छत्तीसगढ़ में तो स्थायित्व है। विगत विधानसभा चुनाव के बाद से श्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री टीएस सिंहदेव विधायक दल के नेता हैं, और बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी है वो त्यागपत्र दे दिए, रूठ गए या मना लिए गए या जैसा भी हुआ। अगर प्रदेश प्रभारी जो रणनीतिकार के प्रमुख हिस्सा हैं, अगर वही त्यागपत्र दे देते हैं बीच में, तो लगता नहीं थोड़ा लड़खड़ा जाए? त्यागपत्र के बाद मेरी बीके हरिप्रसाद जी से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। बीके हरिप्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने एक जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम आए हैं उसे देखते हुए और उड़ीसा के पंचायत चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अपना त्यागपत्र दिया था।
पार्टी ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया और उन्हें प्रदेश प्रभारी बने रहने को कहा गया है। यह उनकी नैतिकता थी, उन्होंने त्यागपत्र दिया, ये उनकी सदाशयता थी और पार्टी का नेतृत्व है, उनको कंटिन्यू करना है। वे बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ आएंगे, कांग्रेस की प्रदेश समन्वय समिति की बैठक लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। हम इस चीज को कभी मना नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पे सत्ता में जो भी रहना है अच्छी बात है, वो रहे, रणनीति बनाए, सब कुछ करे, पर जनता को जो मैसेज जाता है इससे लगता नहीं है कि लोगों के मनों में इस बात का संशय की स्थिति निर्मित होती है कि क्या वाकई कांग्रेस सीरियस है। अगर सीरियस है तो फिर ये बात क्यों उठते हैं, जैसे बीके हरिप्रसाद की त्यागपत्र का बात आया, अचानक लोग कहने लगे कि पीसीसी अध्यक्ष का भी बदलाव होना है। ये बातें जिन लोगों ने भी उठा रहे हैं, जहां से भी उठ रहा है, तत्काल उसका निराकरण होना चाहिए और निराकरण होने में 3 दिन लग गया। ये लगता नहीं है कि सही दिशा पे नहीं है। निराकरण दूसरे ही दिन हो गया। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जिस तरीके से आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से सरकार को उन्होंने सदन के अंदर उन्होंने और टीएस सिंहदेव ने मिलके सदन के बाहर लगातार आंदोलनों के द्वारा नगरीय निकायों में जिस तरीके से आंदोलन किए गए, संपत्ति कर बढ़ोतरी का विरोध किया गया, उसे देखते हुए उन विरोधी, कांग्रेस के विरोधी इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं और इन अफवाहों को फैलाने में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का हाथ होता है। निश्चित रूप से अफवाह तो आपके विरोधी फैलाएंगे ही, पर आपको उस अफवाह को खत्म करने के लिए आपके पास में रणनीति होनी चाहिए। सुनील कुमार जी, क्या कांग्रेस ने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी अपनी दौड़, जिसके कारण थोड़ा अब थक गया लगता है, कि अभी भी उस तरह की ऊर्जा बरकरार है इनके पास? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ एक बात जो सब जगह एक जैसी है, वो ये है कि हर जगह लोगों ने सत्ता के खिलाफ वोट दिया। जहाँ जो सत्ता में थी या तो उसको हरा दिया बुरी तरह से, या उसको मेजॉरिटी में नहीं आने दिया, जैसा कि गोवा और मणिपुर में हुआ। यानी सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ। और कांग्रेस पार्टी की हालत जितनी खराब दिख रही है उत्तर प्रदेश में, उसी को लोग पूरा देश या 5 प्रदेश मान रहे हैं, तो हालत उतनी खराब है नहीं। कांग्रेस ने जिस दमखम के साथ सत्ता को तीसरे नंबर पे ला दिया पंजाब में, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और आम आदमी पार्टी, कल की लड़कों की पार्टी, वो जिस तरह से मुख्य विपक्ष पंजाब में बनी है, ये छोटी बात नहीं है। मेरा ये कहना है, हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखें या किसी और राज्य के बारे में, हमको इन 5 राज्यों के नतीजों के इस बात को गौर से देखना चाहिए कि 5 जगह लोगों ने सत्ता को खारिज कर दिया। ये मैं इसको छोटा संकेत नहीं मानता, क्योंकि एक राज्य पश्चिम का है, एक राज्य पूरब का है, 2 राज्य उत्तर भारत के हैं, 3 राज्य, और सबके नतीजे में ये एक बात कॉमन है, ये एक फैक्टर कॉमन है। तो छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ पार्टी जो है छत्तीसगढ़ की, उसको बहुत गौर से इस रुख को देखना चाहिए, मतदाताओं के इस रुख को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अगला विधानसभा चुनाव होने तक 3 कार्यकाल पूरे हो जाएंगे सत्ता के, और नेचुरली ऐसी स्थिति में लोगों की नाराजगी किसी न किसी वजह से खड़ी हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिसको शैलेश नितिन त्रिवेदी नहीं कह सकते, कि पूरे देश में आज कांग्रेस की जो दुर्गति है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। मैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विपक्ष का ऐसा काम करते हुए देख रहा हूँ जो पूरे देश में नहीं दिख रहा। पंजाब में जरूर कैप्टन ने काम किया और वहाँ सत्ता के खिलाफ नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस इतनी सक्रिय है, इतनी मजबूती से काम कर रही है कि अगर इतनी मजबूती से पूरे देश में काम करती होती तो आज तस्वीर कुछ और रहती। तो आप कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेस यहाँ काम कर रही है आप उससे संतुष्ट हैं। साथ में संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आप लोगों को उम्मीद था कि अजीत जोगी की पार्टी कुछ करेगी, आपके उम्मीद के अनुरूप वो कुछ कर पाएंगे, या लोगों में इस 2 प्रमुख पार्टियों के बीच में ही अपना फैसला करना होगा? देखिए, देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, देश में जो राजनीतिक जो सिनारियो आ रहा है, पॉलिटिकल सिनारियो है, उसमें कहीं ना कहीं सभी चुनावों का इम्पैक्ट उस दूसरे प्रदेशों के आने वाले चुनावों के अंदर में होता है।
जो सुनील कुमार जी कह रहे थे, मैं ठीक है प्रथम दृष्टया उस बात को मानता हूं, लेकिन कि एंटी इनकम्बेंसी का जो विषय सामने आया ये सब लोगों को लगता है, लेकिन इस बात को भी गौर करने की आवश्यकता नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं उस सवाल पे आ जाएंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, देखिए हम तो अपनी तैयारियों को, हर एक चुनाव को हम नए सिरे से तैयारी करते हैं। हम कोई पुराने आधार पर, ठीक है ये हमारी उपलब्धि है कि हम 3 बार चुनाव मेरा सवाल है, मैं आ रहा हूं उस विषय पे आ रहा हूं। तीन बार जीते हैं और चौथी बार भी हम फिर से जीरो से तैयारी कर रहे हैं। जहां तक जोगी कांग्रेस का जो सवाल आपने जो खड़ा किया है, निश्चित रूप से यदि कोई सामने वाली अपोजिशन की पार्टी टूटती है तो उसका सीधा लाभ दूसरी पार्टी को मिलता है और उसका बहुत बड़ा लाभ हम निश्चित रूप से हमको मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ है निश्चित रूप से एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता के रूप में। विभाजन कैसे कहेंगे? विभाजन इसको कैसे कहेंगे? कांग्रेस का विभाजन तो नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का ही विभाजन है ये। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनको केंद्र से पहले मुख्यमंत्री के रूप में भेजा जाता है, जिनके नेतृत्व में 2003 का चुनाव लड़ा जाता है, जिनके हटाने के बाद, कह सकते हैं विभाजन की बात मैं करूंगी, उनके हटने के बाद बहुत सारे कांग्रेस के लोग, यहां तक कि विधायक भी उनके साथ में जुड़े हैं, तो ये कांग्रेस का विभाजन ही है। और यदि कांग्रेस का विभाजन हुआ तो सीधे तौर पर इसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस उसको अपने कैलकुलेशन में कि जोगी जी लाभ देते थे, बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करते थे, ये उनकी अपनी इंटरनल कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर निश्चित रूप से हमको इसका लाभ मिलेगा। और जो 1% की बात आ रही है, हम भी इसको बड़े पास से देखते हैं कि इन सब चीजों को, और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से ये प्रतिशत का जो अंतर है वो कहीं ज्यादा आपको परिणाम में दिखाई देगा। इसका वजह यह है कि यहां पर भी है और देश में जो वर्तमान राजनीति है उसका भी लाभ निश्चित तौर पर हमको इसका फायदा। बट गोवा में तो मिला नहीं। गोवा में तो आपके मुख्यमंत्री आ गए। यदि समय देंगे तो गोवा की बात भी बता। नहीं, एक लाइन में अगर कहा जाए, गोवा में तो आपके मुख्यमंत्री गोवा में हम बिल्कुल कांग्रेस से पीछे नहीं है। नहीं, आप किससे पीछे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, जो आपका चेहरा था, प्रदेश का मुख्यमंत्री वो स्वयं हार जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो चुनाव हारे हैं। कुछ निर्णय ऐसे हुए थे जब मनोहर पर्रिकर जी को यहाँ पे लाया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत फायदा हमको नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ। और आज हम सरकार पे हैं, हम सरकार में हैं। लोग जो टूटे थे, जो बीजेपी से अलग हटकर कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, वो हमको समर्थन, हम किसी तीसरे चौथे के लिए हम समर्थन मांगने नहीं गए थे। उन्हीं लोगों ने, जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने आकर हमको समर्थन किया। जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में हम जीरो थे। नॉर्थ ईस्ट की बात है, जो हम वहां पर शून्य थे, वहां से आज हम सरकार बनाए हैं। बहुत अच्छा। देखिए, जिस चीज को छत्तीसगढ़ में जब वाजपेयी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था यहां जोड़ तोड़ की राजनीति को खत्म करने के लिए दल बदल का कानून होगा, पर आपने तो परिभाषा ही बदल दी है। इस मुद्दे पर फिर भी चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ में इसका क्या रूपरेखा होगा, क्या प्रभाव रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट में हो गया समय एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए, चर्चा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है प्राइम डिबेट में। छत्तीसगढ़ में जिस तरह स्त्री और पुरुष की हिस्सादारी बराबरी में है, प्रति 1000 पुरुष में 990 महिलाएं हैं, उसी तरह का अगर ये सही लगे गलत लगे, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की भी हिस्सेदारी थोड़ा सा 1% से कम है, पर बराबरी पर है। और दोनों के जो अनुयामी हैं, दोनों के जो फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं अपने पार्टी की रणनीति क्या है। शैलेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले संजय श्रीवास्तव जी का आरोप था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ और जोगी पर भी उन्होंने कई बातें कही, आपको क्या कहना है इस पे? देखिए, कांग्रेस का कोई विभाजन नहीं हुआ है। श्री अजीत जोगी को कांग्रेस से निकाला नहीं गया है, वे खुद होकर पार्टी छोड़ के गए हैं। विभाजन होता, बड़ी संख्या में कोई विधायक जाते, ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं। दूसरी बात, जोगी जी का कांग्रेस छोड़कर जाना, मेरा यह मानना है कि यह प्रदेश की राजनीति को 2 तरीकों से प्रभावित करेगा। अजीत जोगी जी शुरू से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे, अब वे अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे तो ये सीधे सीधे भाजपा के लिए वोटों के नुकसान के रूप में सामने आएगा। जो भाजपा के साथ खड़े रहते थे दबे छुपे ढंग से, अब वे अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए कोशिश करेंगे तो भाजपा के वोट कटेंगे। दूसरी बात, जो भय आतंक की बात कर रहे थे, उस समय श्री अजीत जोगी ही मुख्यमंत्री थे। चाहे जाति का मुद्दा हो, उनके आदिवासी नहीं होने का मुद्दा हो, उनके मुख्यमंत्री पद से हटते साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुद्दे को बैक बर्नर में रख दिया है। क्यों रखा है? अंतागढ़ के कारण, बालोद के कारण,
पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को बखूबी जानता है, समझ चुका है। और अब इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ये जो मिली भगत है, साठगांठ है, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता के बीच में भाजपा की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है इस गठबंधन के सामने आ जाने के बाद। सुनील कुमार जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिस हिसाब से देश भर में भाजपा उभर रही है, एक बात तो साफ है कि रीजनल पार्टी की जो ग्लैमर थी वो खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में जोगी कांग्रेस को या अजीत जोगी की जो भी पार्टी का नाम होगा रजिस्टर्ड जब हो जाएगा, उसको आप कैसे देखेंगे? मुझको लगता है कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में एक ताकत तो बने रहेंगे, और वो ताकत हो सकता है अपने दम पर सीटों को न जिता पाएं, सीटों को न लेके आ पाएं अधिक संख्या में, लेकिन वो कांग्रेस और भाजपा के वोट और उनकी सीटों को प्रभावित करेंगे, बहुत दूर तक प्रभावित करेंगे। मैं शैलेश की एक बात से सहमत हूँ कि अजीत जोगी पर यह तोहमत हमेशा लगते रही कि वो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को हराने का काम करते रहे, और अगर ये बात सच है जो कि बहुत उनके बारे में कही जाती है, तो भाजपा को ये एक नुकसान होगा कि अब अजीत जोगी कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो संजय श्रीवास्तव ने कहा, जो हकीकत भी है कि अजीत जोगी कांग्रेस से अलग हुए और कांग्रेस का एक तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। जोगी की पब्लिक मीटिंग, जोगी की रैली में जितनी भीड़ दिखाई पड़ती है, कभी कभी कांग्रेस के उसी कार्यक्रम में, उसी प्रदर्शन में उतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ती। उसका मतलब है कि वो लोगों के बीच में एक जनाधार तो अपना बना चुके हैं। राहुल गांधी के भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त भीड़ रही बैठक में, पर 9 सीट मिले। अब राहुल गांधी की जहां तक बात है, तो मैं 2014 के आम चुनाव से लेके अभी तक की हालत देखकर केवल एक चीज कह सकता हूं कि 2019 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में अगर चुनाव लड़ने जाने का सोचती है, तो वो कांग्रेस की सबसे बड़ी लाइबिलिटी रहेंगे, वो कांग्रेस की एसेट नहीं रह गए हैं। पर एक 2 दिन पहले जब कुछ ये भी खबर आई थी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े शख्सियत है, उन्होंने कहा था कि अब राहुल गांधी को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब में पंजाब में रहा या मणिपुर में भी रहा, तो ठीक है सीट पे थोड़ा कम रहा, गोवा में उन्होंने जिस हिसाब से सीट मिला और सभी लोग सोच रहे थे आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, वो 0 हो गया और कांग्रेस वहाँ पे वापस आई, ज़्यादा सीट मिला। तो ये भी कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी को इतने कमज़ोर मत आंकिए। देखिए, राहुल गांधी के बारे में ये समझने की ज़रूरत है कि आज कांग्रेस के भीतर बड़े नेताओं का, बड़े ऊंचे पदों पे बैठे हुए नेताओं का एक बड़ा तबका ऐसा है जो पूरी ज़िंदगी चापलूसी की रोटी खाते रहा है, और इन लोगों के पास नेहरू गांधी परिवार की चापलूसी को जारी रखना, उसको आगे बढ़ाना और उसकी छत्र छाया में अपनी नेतागिरी करना उनकी मजबूरी है। लेकिन आपको देखना चाहिए, कांग्रेस के एक नौजवान नेता संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित के बेटे भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कांग्रेस की इसी सामंती संस्कृति के खिलाफ बहुत कड़वी बातें कही है। 2 बार 3 बार उन्होंने पिछले 10 दिनों में कहा है कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है, अभी तो कांग्रेस हाशिए से भी और बाहर जा रही है, अब वो मार्जिनलाइज भी नहीं रह गई है, उससे भी परे जा रही है। आप पंजाब की जीत को मत देखिए, उससे कांग्रेस को बददिमाग होने का एक और मौका मिल सकता है। बट आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे देश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक मजबूत विपक्ष का काम कर रही है, और अगले चुनाव में पूरे देश के नतीजे जो हैं कांग्रेस के, जहां भी उसकी जो बेस होगा उसके खिलाफ जा सकते हैं नतीजे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं मुझको देश में कांग्रेस की संभावनाओं से बहुत अच्छी लगती हैं। संजय श्रीवास्तव जी, अक्सर ये देखा गया है एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए भाजपा की ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपने विधायकों को वो हटा देता है, नाम नहीं देता है, रिपीट नहीं करता है, नए चेहरे को लाता है, ताकि लोगों का जो आक्रोश है विधायक के प्रति, सांसद के प्रति, वो खत्म हो जाए। वही कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सभी विधायकों को रिपीट किया और वो लगभग सभी लोग हार गए, कुछ लोगों को छोड़कर। क्या इस बार भी विधायकों को टिकट काटेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर ये बात सही है, और ये रहता है कि जो सरकारें रहती हैं उसके खिलाफ में कुछ मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी रहती है,
और ये हमारी या पार्टी की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि हम किस तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी को, या हम किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करें, या कोई कमी हमारी रह गई है किसी पार्ट में, यदि हम कम किसी सेक्टर में कम है तो हम उन क्षेत्रों को किस तरीके से ठीक कर सकें, ये हमारी एक पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है। और निश्चित रूप से जब 50-60 विधायक रहते हैं तो कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस जो सर्वे कुछ नहीं, 30-32 विधायकों जो भी है, 20 एक थे, 30 तो नहीं, लेकिन कुछ मींस जो भी है बदलने वाले या बदले हुए थे, उनका परफॉर्मेंस रहता है। यदि 50 लोग काम करते हैं तो 10 का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता, और हमको लगता है यदि हम इसको रिपीट करते हैं तो हमको उसका नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर 5 साल के बाद हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते, हमारी सरकार बेहतर तरीके से काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। आप भी इसके लिए पिछले बार जैसे आपने सभी विधायकों को रिपीट किए जी, कुछ लोग ठीक है, जैसे बिलाय के विधायक है सियाराम कौशिक या गुडेर देही के हैं हरके राय, इन लोग तो जोगी अजीत जोगी के साथ ही हैं, और बाकी लोग हैं स्वयं अमित जोगी अपने पिताजी के तो पार्टी के बड़े नेता हैं। इनको अगर छोड़ दे, बाकी जो भी कांग्रेस में है, क्या सबको टिकट मिलने की संभावनाएं हैं या फेरबदल की गुंजाइश रह सकती है? हर चुनाव से हर राजनीतिक दल सबक लेता है। हमने भी छत्तीसगढ़ के पिछले चुनावों से और अभी उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, इनके परिणामों से सबक लिए हैं। उन सबकों के आधार पर हम अपनी रणनीति में बदलाव भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है, बदलाव चाह रही है, और वो बदलाव 2018 के चुनावों में होकर रहेगा। एक बात मुझे और भी बताइए, जैसे पंजाब में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी कि सरकार बना ले। आम आदमी पार्टी खूब मेहनत किया 2 साल में, सरकार को जो बादल सरकार की सबसे ज्यादा अगर किरकिरी या बदनामी करवाई गई वो आम आदमी पार्टी द्वारा, फायदा मिला वहां पे कांग्रेस को 77 सीट 117 में से। क्या छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से जो कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी लोग आगे आ सकते हैं? क्या इस तरह की कोई चीज अगर बनता है तो फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को अपने संगठन के नेटवर्क का, खासकर मोर्चा संगठन जो इस समय बेहद प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल के युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, तो कांग्रेस को इस नेटवर्क का लाभ मिलेगा, युवाओं की ताकत का लाभ मिलेगा, बदलाव के वातावरण का लाभ मिलेगा। एक बात है कि जिस हिसाब से महिला सशक्तिकरण की बात करें, कई जगह पर एसएसजी बनाया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, साथ में इन महिलाएं एक साथ भाजपा सरकार के साथ खड़ी दिखती है, तो आप कैसे करेंगे उसको, काउंटर कैसे करेंगे इस चीज को? मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई का मुद्दा, गैस सिलेंडर 800 रुपए हो गया है, महिलाओं से जुड़े शराबबंदी का मुद्दा, महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कमजोर विकेट पर नजर आती है, और इसका लाभ हम उठाएंगे। नहीं है मुझे कि कभी भाजपा को इस चीज की चिंता करने की जरूरत है। जिस हिसाब से जनादेश मिला 325 सीट, इसका मतलब होता है जो लोग कहते थे कि लोगों को विमुद्रीकरण में काफी दिक्कतें हुई, नोटबंदी हो गया, लोगों को दिक्कत हुआ, साथ में सिलेंडर की महंगाई हो गई, बहुत सारे बात उठे गए और पता चला कि 325 सीट, तो क्या छत्तीसगढ़ में उन मुद्दा गौण हो जाएगा, नरेंद्र मोदी सामने आ जाएंगे? सोनिया जी के विदेश से आने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों की समीक्षा भी होगी, उस समीक्षा से हम सबक भी लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कमियां रह गई उनको दूर करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। संजय जी, एक सीधी सी सवाल है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने का कई खामियाजा भुगतना पड़ता है पार्टी को? देखिए, खामियाजा तो नहीं कहता, लेकिन एक चुनौती हमारे सामने निश्चित रूप से बढ़ती है, और जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता सुखवासी हो गए हैं। नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात जो मैंने कहा, सुखवासी का जहां तक सवाल है, यही तो हमारी एक, मैं कह सकता हूं कि बीजेपी की सबसे जो बेहतर जो पक्ष हमारा ये है कि हम सरकार में रहने के बाद भी संगठन को बड़ी मजबूती के साथ में काम करते हैं। आज आप है, मैं सीधे सवाल कह रहा हूं कि कुछ कार्यकर्ता लंबे लंबे गाड़ी में घूमते हैं, जो लोगों के किरकिरी हो रहा है, जो लोगों को चुभ रहा है कि हमने इस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया, हमारे सेवा करने के बजाय लंबे लंबे गाड़ी में इन कार्यकर्ता या इन विधायक घूमते हैं, लोगों के सेवा नहीं करते, लोगों तक पूछने तक नहीं आते। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा में हो सकता है, मैं इसको एकदम से नकारता नहीं, लेकिन मैंने कहा इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपका संगठन होता है। संगठन की पैनी निगाहें हर एक कार्यकर्ता पर कौन बेहतर हो सकता है, क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कि आप भी और हम भी चर्चा करते थे कि हमारी सरकार केंद्र में, हमारी सरकार 13-14 वर्षों से यहां पर है, लेकिन संगठन के कार्यक्रम हर हफ्ते 10 दिन के अंदर में लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला रहती है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि इतने ज्यादा कार्यक्रम हम सरकार में है, तो ये एक हमारी कार्यप्रणाली है कि हमारे लिए सत्ता कोई बड़ी चीज नहीं कि सत्ता है तो हम घर पर बैठ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता बहुत बड़ी बात नहीं होती। देखिए, सत्ता बहुत बड़ी बात होती है और सत्ता से आपको अपनी पार्टी का जनाधार बनाने का मौका भी मिलता है,
जन सेवा का भी मौका मिलता है, साख बनाने का मौका भी मिलता है, और इसके साथ साथ सत्ता में जब एक निरंतरता आ जाती है तो साख गंवाने का भी एक बहुत बड़ा खतरा आके खड़ा हो जाता है। मैं एक बार फिर अपनी पहली बात के तरफ लौटता हूँ कि 13 साल लगे इस राज्य को गरीब को चावल देने में, उसको सुख पहुँचाने में, और डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा कहलाने में। ये कौन सा राजनीतिक फैसला था? ये डॉक्टर रमन सिंह के किसी विरोधी का किया हुआ लगता है मुझको, कि 13 साल बाद जो चाउर वाले बाबा बने थे, 13 दिन के भीतर उनके नाम के साथ दारू वाले बाबा का टैग जोड़ दिया गया। मैं इसको कम नुकसानदेह नहीं मान रहा हूँ, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि 5 साल की ये सत्ता रहती तो शायद इतना गलत फैसला नहीं लेती। ये 13 साल की सत्ता थी, इसलिए ये गलत फैसला ले लिया है, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी अलग रहती है, 2 कार्यकाल की अलग रहती है। आप वेस्ट बंगाल से देखिए, लेफ्ट फ्रंट की इतनी लंबी सरकार चली, दशकों तक, शायद 26 साल 30 साल सरकार चली वहाँ की, 33 साल। उसके बाद क्या बदहाली हुई है वहाँ पे। तो जिसकी सरकार जितनी लंबी चलती है उसको उतना सावधान भी रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नवीन पटनायक की भी अगर बात करें, देखिए वहाँ पे भी जंग लग गया। बिल्कुल, आप उड़ीसा देख लीजिए, और ये शैलेश जी बोल रहे थे कि हरिप्रसाद ने इस्तीफा कोई नैतिकता के आधार पे नहीं दिया। जिस उड़ीसा में भाजपा विपक्ष में रहते हुए पंचायतों में इतनी सीट जीत के आई है, वहां पे कांग्रेस का विपक्ष में रहते हुए सफाया हो गया। बीजेपी तो फिर भी नवीन पटनायक के साथ भागीदार थी जगह जगह कुछ साल पहले तक। कांग्रेस तो खालिश विपक्ष में रही नवीन पटनायक के, और हरिप्रसाद प्रभारी वहां के रहे, और बुरी तरह से हार गई कांग्रेस वहां पंचायत में। तो हरिप्रसाद का इस्तीफा कोई नैतिक इस्तीफा नहीं था, हरिप्रसाद का इस्तीफा उड़ीसा के हार का इस्तीफा था। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के जनाधार विहीन नेता जो हैं हरिप्रसाद जैसे, ये जिस पार्टी में प्रभारी रहेंगे पार्टी के, वहाँ पार्टी का नुकसान होगा। ऐसे प्रभारी के बिना भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ज़्यादा अच्छा चला रहे हैं। शैलेश जी, ये मैं सुनील भैया की बात का बहुत ही आदर के साथ विरोध करूंगा। हरिप्रसाद जी ने निश्चित रूप से उन पंचायत चुनावों के हार की जिम्मेदारी स्वीकार की जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में सतत उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। जब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब मंथन शिविर का आइडिया, ये विचार हरिप्रसाद जी ने ही दिया, और 24 सीटें जो भाजपा के पास लगातार रहती थी, उनमें से 18-19 सीटें हमने भाजपा से छीनी थी। अगर हम लोग कुछ अन्य सेक्टर्स में, जैसे शेड्यूल कास्ट क्षेत्रों में हम 10 में से 9 सीटें हार गए, अगर इन क्षेत्रों में हमारे साथ वो सुनियोजित ढंग से भीतरघात नहीं होता जिसका भुगतान भाजपा ने किया, तो हम निश्चित रूप से सरकार बनाते, और इन चुनावों में हम अपनी गलतियों को दूर करेंगे। आपको तो एक मौका भी मिला था कि सतनामी समाज से आपने, या अनुसूचित जाति से आप एक राज्यसभा भेज सकते थे, बट उसमें भी हमने पिछड़ा को भेज दिया। देखिए, ये फैसले जाति के आधार पर नहीं होते, पार्टी इन फैसलों को व्यापक स्तर पे राष्ट्रीय आधार पे करती है। मोहसिना जी एक महिला थी और वे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती थी, एक महिला को अवसर दिया गया। देखिए शैलेश जी, इस बात पे आप सहमत हो या ना हो, मोहसिना जी का कोई योगदान नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। वो भले ही यहाँ पे राज्यसभा गए, पर उनका आवाज हमने कभी नहीं सुनी राज्यसभा में कि छत्तीसगढ़ की किसी मुद्दे को उठाते हुए। साथ में एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगा सुनील जी आपसे, सीधे सवाल, क्योंकि समय कम हो रहा है। 2018 के चुनाव में क्या राजनीतिक उठापटक देखेंगे या विकास एक बड़ा मुद्दा होकर आएगा? आपको क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? समय कम है, थोड़ा जल्दी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने लीडरशिप की एक नई किस्म जो सामने रखी है, उसका किसी पार्टी के पास कोई मुकाबला नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। और ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की कुछ गलतियों से जनता नाराज भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के मुझको लगता है आने वाले कई चुनाव जो हैं, विधानसभा के, लोकसभा का कम से कम एक चुनाव, उसमें बीजेपी को हर राज्य में फायदा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की तस्वीर एकदम से बदल दी है। उनकी नीतियों से, उनकी नैतिकता से लोग सहमत हों या असहमत हों, वो एक हकीकत बन के सामने आए हैं जिसको नकारना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ की परिभाषा में 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी वो ध्वजवाहक होंगे तो निश्चित रूप से कहा जाएगा सरकार को और मेहनत की जरूरत है। साथ में जिस हिसाब से 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, कांग्रेस
अभी से सजग हो जाए, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और फाइनल की तैयारी कर ले। दोनों पार्टियों की रणनीति बदल रही है। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट। हम आने वाले दिनों में इसी मुद्दा और आपसे जुड़े और मुद्दों को लेकर भी आपके साथ आएंगे। हमारे जो पैनल आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह का ईटीवी देखते रहिए। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही।